एपिसोड 202 इडियट। अयान ने वंश से पूछा, क्या तू सच में नहीं चल रहा? वंश ने जवाब नहीं दिया। उसे गुस्सा आ रहा था, यह सोचकर कि हर कोई उसे बेपरवाह बच्चा समझते थे। उसने बेहद सीरियस होकर अपने डैड से हॉस्टल में रहकर पढ़ने की बात कही थी, पर उसके डैड ने ना सिर्फ उस पर यकीन करने से इनकार कर दिया बल्कि उसके ऊपर हंसने लगे थे। अरशद ने भी अनन्या का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अयान को दी थी और उस वक्त भी सिर्फ अयान के पास कॉल आया था। उसे किसी ने इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा। वंश बड़बड़ाते हुए बोला, जब कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं, फिर मैं किसी के ऑर्डर क्यों फॉलो करूं? आखिरकार मैं एक बेपरवाह आउटसाइडर हूँ। अयान को इतनी रात गई अनन्या के रूम में जाना सही नहीं लग रहा था, मगर उसे यह करना था। अरशद की गैर मौजूदगी में अनन्या रूम का डोर लॉक नहीं करती थी, क्योंकि अक्सर अरशद रात में वापस आ जाता था। अयान ने खुद को प्रिपेयर करते हुए दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, तभी उसे अपने पीछे जेठ के मौजूदगी का एहसास हुआ। अरे नहीं, मैं जेठ को कैसे भूल सकता हूँ? कहते हुए अयान जेठ को देखकर मुस्कुराते हुए उसे उठा लिया और एक साउंड प्रूफ कमरे में उसे बंद कर दिया। बस थोड़ी देर की बात है, फिर मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल लूंगा। अयान ने मन ही मन जेठ के लिए बुरा फील किया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे ऐसा करते हुए अनन्या पकड़ लेगी। तुमने जेठ को इस कमरे में बंद क्यों किया? तुम्हें पता है ना, यह रूम साउंड प्रूफ है। पीछे से आई अनन्या की आवाज ने अयान को चौंका दिया। दी, आप सोई नहीं? अयान ने हकलाते हुए पूछा। अनन्या ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं सो रही होती तो तुम्हारे सामने होती? अयान ने अपना सिर खुजाया। क्या वो माधव का दिया काम पूरा भी कर पाएगा या नहीं? मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुमने जेठ को कमरे में बंद क्यों किया? अयान को समझ नहीं आ रहा था वो अनन्या को क्या जवाब दे। तभी वंश ने वहां आते हुए कहा, अनन्या को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपको नहीं पता, आपके प्यारे जेठ की वजह से हम रातों को चैन से सो नहीं पाते। वो दिन रात आवाज पूरे विला में घूमता रहता है, सोते वक्त बॉडी को चाटने लगता है। अगर उसे ऐसा करने से रोको या बांध दो तो वो भौंकना शुरू कर देता है। अयान ने फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन के साथ कहा। उसके बोलने के तरीके में भी जमीन आसमान का अंतर था। अनन्या उसे देखती रह गई। आपको और कुछ जानना है? अयान ने अनन्या से पूछा। अनन्या ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। वंश, यह क्या तरीका है बात करने का? अयान ने वंश को टोका, मगर वंश ने ऐसे दिखाया जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी हो। वो बोला, अगर आपको कुछ और नहीं पूछना तो मैं सोने जा रहा हूँ। यह बोलकर वंश वहां से जाने लगा। अनन्या ने कहा, रुको। वंश ने रुककर अनन्या को देखा। अनन्या उसके पास गई और ध्यान से देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? क्या सच में तुम कल यहाँ से जा रहे हो? अयान हाँ कहना चाहता था, मगर मुन्ना के बारे में सोचकर वो रुक गया। तुम्हें क्या हुआ है वंश? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। इस पर हंस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, पर आप मेरी परेशानी के बारे में क्यों जानना चाहती हैं? हम ना तो फैमिली है ना ही रिलेटिव। हाँ, कुछ घंटे पहले तक मुझे गलत फहमी थी कि आप मुझे अपना परिवार का हिस्सा मानती है, मगर मैं भूल गया था। आपने हमें कभी अपना समझा ही नहीं। हमारे बीच तो बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है। हम आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी गई थी और लगता है अब वो जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। इतना कहकर वंश रुका। उसने आह भरी और आगे कहा, वैसे तो मैं कल जाने वाला था, लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ रुकना पड़ेगा, पर मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा। परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह बोलने के बाद वंश ने अनन्या के आगे सिर झुकाया, फिर दरवाजा खोलकर जेठ को बाहर निकालने के बाद वो कमरे में लौट गया। कमरे से बाहर आते ही जेठ अयान पर भौंकने लगा। वहीं वंश की कड़वी बातें सुनने के बाद अनन्या का मन उदास हो गया। अयान वंश पर चिल्लाते हुए कमरे में आया। वंश, तेरी हिम्मत कैसे हुई दी के साथ बदतमीजी करने की? अयान की बात पूरी होने से पहले ही वंश ने उसकी तरफ फोन उछाल दिया। अयान ने जैसे तैसे फोन को कैच किया और हैरान रह गया। यह तो अनन्या दी का फोन है, तुझे कैसे मिला? वंश ने अयान के सवाल को इग्नोर किया। ब्लैंकेट ओढ़ते हुए उसने कहा, मैंने विला की सिक्योरिटी टीम से बात कर ली है। कुछ ही देर में विला का वाईफाई कनेक्शन बंद हो जाएगा। अयान कुछ कहना चाहता था, मगर वंश ने खुद को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लिया। ऑपरेशन करने से मुन्ना के शरीर से गोली निकाल दी गई थी, मगर उसे होश में आने में वक्त लगने वाला था। सबने राहत की सांस ली। अरशद ने कुछ देर मुन्ना को देखा। उसकी आंखों में अजीब से इमोशंस थे।
कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, इडियट। रघुवीर और डेनियल मुन्ना की हेल्थ को लेकर परेशान थे, मगर अरशद ने जो कहा उसे सुनने के बाद दोनों को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। अरशद ने दोनों से कहा, तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह मोटी चमड़ी का लड़का है, इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। दोनों ने अपना सिर हिलाया। अरशद ने दोनों को वहीं रुककर मुन्ना का ख्याल रखने को कहा। उसके जाते ही डेनियल और रघुवीर ने एक दूसरे को देखा, फिर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। वो खुद सबसे ज्यादा परेशान था। पिछले 4 घंटे से 400 बाहर वार्ड के अंदर जाकर देखने के बाद वो कैसे हमें रिलैक्स रहने को कह सकते हैं। शायद वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते थे। सही कहा, और दोनों हंसने लगे। अरशद हॉस्पिटल से निकलकर मित्तल निवास आ गया। वहां के माहौल को देखकर यह कहना गलत होगा कि वो किसी की शोक यात्रा में आया था। लारा की मौत जैसे एक मजाक बनकर रह गई थी। हर कोई मित्तल परिवार के बारे में गॉसिप करने में लगा था। वहीं लियाना का भी कहीं कुछ अता पता नहीं था। अरशद जैसे ही कार से बाहर आया, लोगों की गॉसिप्स की आवाजें तेज हो गई।